हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, पौधों के कुल और साथ ही साथ पादप हार्मोन के बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी स्पेशल रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि कल का होमवर्क क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से टेरिडोफाइटा वर्ग की विशेषता क्या है। टेरिडोफाइटा वर्ग की विशेषता क्या है? तो पहला पॉइंट है कि इस समूह के जो पौधे होते हैं नमी, छायादार स्थानों, जंगलों और पहाड़ों पर अधिकता में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। पौधे का जो शरीर होता है वो जड़, तना, शाखा, पत्तियों में विभेदित रहता है। और आपको बता दें कि जो तना होता है वो साधारणतः राइजोम के रूप में रहता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि पौधे विजाणुजनक होते हैं और जनन की जो क्रिया होती है विजाणु के जरिए ही होता है। तो यहाँ पे सभी के सभी बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ब्रायोफाइटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रायोफाइटा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला पॉइंट कि यह सबसे सरल स्थानीय पौधों का समूह होता है। इसमें संवहन उत्तक का अभाव होता है। संवहन उत्तक कहने का मतलब ये होता है कि जिसमें जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को संवहन उत्तक कहा जाता है, वो पूर्णतः अभाव होता है, इसमें नहीं होता है। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस समुदाय को वनस्पति जगत का एमिफीबिया वर्ग कहा जाता है? एमिफीबिया वर्ग कहा जाता है। किस समुदाय को वनस्पति जगत का एमिफीबिया वर्ग कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा। राइट, ब्रायोफाइटा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, स्फेग्नम जो है क्या है? स्फेग्नम क्या है? स्फेग्नम जो होता है एक प्रकार का मॉस होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। एक प्रकार का मॉस होता है। और चलिए इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्फेग्नम जो है, स्फेग्नम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पढ़िए कौन सा कथन सही होता है। ये एक प्रकार का मॉस होता है, आपने ऊपर में देख लिया। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं कि इनका प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है और इनका प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर सी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दलहनी पौधे किस कुल के अंतर्गत आते हैं? दलहनी पौधे किस कुल के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी बिल्कुल सही आंसर होगा। और लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे गुलमोहर याद रखना है, छुई मुई, बबूल, अशोक, कचनार, इमली का हो गया पौधा, ये इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तंबाकू किस कुल के अंतर्गत आते हैं? तंबाकू किस कुल के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा सोलेनेसी। सोलेनेसी के अंतर्गत आलू, मिर्च, बैंगन और धतूरा ये इसी के अंतर्गत आता है। टमाटर भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित है। तो बताइए कि यहाँ पे चारों में से कौन सही तरीके से मैच किया गया। तो ऊपर में जस्ट देखे थे कि दलहनी पौधे लेगुमिनेसी के अंतर्गत ही आता है, तो ये बिल्कुल सही है। बैंगन का भी जस्ट हमने डिस्कस किया कि आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च ये सभी सोलेनेसी के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला प्रश्न में क्या दिया गया कि टेरिडोफाइटा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? टेरिडोफाइटा के संबंध में, तो इस समूह के पौधे छायादार स्थानों, जंगलों और पहाड़ों पर अधिकता में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। इस समुदाय के पौधे में संवहन उत्तक पूर्ण विकसित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऊपर हम लोगों ने देखा था जो ब्रायोफाइटा होता है उसमें संवहन उत्तक यानी कि जो फ्लोएम और जाइलम का अभाव होता है, लेकिन इसमें संवहन उत्तक होते हैं। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी करेक्ट होगा। कपास के पौधे का वंशीय जो नाम है वो क्या है? कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या होता है? गॉसिपियम। गॉसिपियम, ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अनाज वाले पौधे किस कुल के अंतर्गत आते हैं? अनाज वाले पौधे किस कुल के अंतर्गत आता है? ग्रैमिनी कुल के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन सी, ग्रैमिनी कुल के अंतर्गत। मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या होता है? मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या होता है? सी विल बी राइट आंसर, एरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, हाइपोजिया, ध्यान रखिएगा। चाय के पौधे का वनस्पति नाम क्या होता है? चाय के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? थियासाइनेसिस। थियासाइनेसिस, सी करेक्ट होगा। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि प्राप्त होता है? एफेड्रा पौधे के कौन से भाग से हम कह सकते हैं एफेड्रिन नामक औषधि निकाली जाती है? तो ये तना से निकाला जाता है, तना, ऑप्शन बी। जिम्नोस्पर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? जिम्नोस्पर्म जिसको हम लोग नग्नबीजी के नाम से भी जानते हैं या फिर अनावृत बीजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के संबंध में इसमें परागण की जो क्रिया होती है वायु द्वारा होता है। अच्छा, वायु द्वारा परागण का जो क्रिया होता है उसे हम कहते हैं क्या है?
एनीमोफिली कहा जाता है, ठीक है, एनीमोफिली। यह ज़ेरोफाइट होता है यानी कि मरुदभिद होते हैं, ये बिल्कुल सही है। सबसे छोटा जो जिम्नोस्पर्म पौधा है वो जैमिया पिग्मिया, जैमिया पिग्मिया, यानी सभी के सभी बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? यहाँ पे जो भी दिया गया वो सभी के सभी जीवित जीवाश्म ही है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। साइकस अधिकतर पूछा जाता है, जिंको बाइलोवा और मेटासिकोवा ये सभी के सभी जीवित जीवाश्म है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इनमें से कौन सा जीवित जीवाश्म मैडन हेयर ट्री कहलाता है? मैडन हेयर ट्री कहलाता है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंको बाइलोवा। जिंको बाइलोवा ऑप्शन बी को टिक करेंगे। कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? कपास का संबंध किससे होगा? मालवेसी कुल के अंतर्गत, मालवेसी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगर हम सभी को देखें तो कल की वीडियो में आपको क्लोरेला के बारे में बताया गया था, और ये एक प्रकार का थैलोफाइट के अंतर्गत आता है, थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि गलत है, सही नहीं है, ठीक है। ब्रायोफाइटा की क्या विशेषता नहीं होती है? ब्रायोफाइटा की विशेषता क्या नहीं होती है? तो संवहन ऊतक इसमें नहीं होता, ठीक है, संवहन ऊतक। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? उन्हें क्रिप्टोगेम्स के नाम से जाना जाता है, क्रिप्टोगेम्स। सी विल बी राइट आंसर। केसर उत्पन्न होता है, केसर उत्पन्न होता है किससे? क्रोकस के वर्तिकाग्र और वर्तिका या फिर वर्तिकाग्र, यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर होगा। केसर उत्पन्न होता है वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। लौंग क्या है? ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में हमेशा पूछे गए हैं। लौंग जो है वो क्या है? तो सूखे जो कि फूल से प्राप्त होता है लौंग। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। जड़ें विकसित होती है, जड़ें विकसित होती है किससे? मूलांकुर से, ठीक है, मूलांकुर से विकसित होता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। गाजर क्या होता है? गाजर क्या होता है? तो गाजर यहाँ पे जड़ के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली जो मोटी जड़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? बरगद के पेड़ से तने को लटकने वाली जो मोटी जड़ें होती हैं उसे स्तंभ मूल कहते हैं, स्तंभ मूल। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? आलू का खाने योग्य जो भाग होता है वो है तना, यानी कि आलू तना का ही एक रूपांतरित है। तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन डी। और आलू जो कि किसके अंतर्गत आता है? तो ये कंद के अंतर्गत आता है, ठीक है, कंद, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुष्प जो होते हैं पौधे का जनन अंग होता है, बिल्कुल सही। पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग पाए जाते हैं। पुमंग जो होता है वो नर जननांग होता है, जबकि जयांग मादा जननांग होता है, यानी कि सभी के सभी पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी। ऑक्जेनोमीटर्स का प्रयोग करते हैं, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं किस लिए? तो इसका प्रयोग वृद्धि के मापन में किया जाता है, पौधे की वृद्धि के मापन में। ऑप्शन बी। अगला पॉइंट से कि पौधे में वृद्धि होती है, पौधों में जो वृद्धि होती है किस तरह से होता है? पौधों में वृद्धि हमेशा होते रहता है, जीवन पर्यंत, जब तक पौधे जीवित रहते हैं वृद्धि होता रहता है। कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधे की चोट ठीक हो जाते हैं? कौन सा हार्मोन है? तो ट्रोमेटिक। ऑप्शन बी ट्रोमेटिक। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। आरएनए और प्रोटीन बनाने वाले कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है आरएनए और प्रोटीन को बनाने वाला? ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन, सी को टिक करेंगे। कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है? फूल खिलाने वाला हार्मोन भी इसको कहा जाता है। ये कौन सा है? फ्लोरोजेंस, फ्लोरोजेंस। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वह हार्मोन कौन सा है जो बौने पौधे को विकास में सहायता करता है, यानी कि बौने पौधे को वृद्धि करता है, बढ़ाने का कार्य करता है? वो है आपका जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स। ऑप्शन ए। पौधे का कौन सा हार्मोन, यानी कि पौधों का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है? फसलों को गिरने से बचाता है, वो है आपका ऑक्सिन, ऑक्सिन बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन सी। पौधे की वृद्धि गतियों जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती हैं उन्हें हम कहते हैं, पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें हम कहते हैं
हेलियोट्रॉपिज्म, हेलियोट्रॉपिज्म ऑप्शन बी। सबसे पहले जिस पादप हार्मोन की खोज की गई थी वह कौन सा है? सबसे पहले किस पादप हार्मोन की खोज की गई थी वह है यहाँ पे ऑक्सिन, यानी कि इसकी खोज 1880 में डार्विन ने किया था। डार्विन ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गैसीय अवस्था में मिलने वाला हार्मोन कौन सा है? गैसीय अवस्था में मिलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ए करेक्ट होगा, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन राइट आंसर ऑप्शन ए। पौधों में जल का परिवहन होता है, पौधों में जल का परिवहन होता है किस तरह से? तो जाइलम के द्वारा। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑक्सीजन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका श्रेय दिया था चार्ल्स डार्विन को, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया था 1880 में। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन से, आनुवांशिक रूप से बौने पौधे को भी लंबा किया जा सकता है किसकी मदद से? तो बौने पौधे को लंबा करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? जिब्रेलिन्स, जिसकी खोज कुरुसोवा ने किया था 1926 ईस्वी में। कुरुसोवा 1926 ईस्वी में। अक्सर पूछा था इसके खोजकर्ता के बारे में। ठीक है, तो कल का होमवर्क क्या रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। कल का होमवर्क पेज नंबर 246 से 249 तक कवर करना है, और इसके अंतर्गत टॉपिक क्या क्या है? तो पहला टॉपिक ध्यान रखेंगे वनस्पति शास्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए वो, साथ ही साथ सेकंड पॉइंट पारिस्थितिकी आता है। थर्ड नंबर पे आप प्रदूषण को कवर कर लीजिएगा, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे टॉपिक एक है प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान में पूरा कवर नहीं करना है, थोड़ा सा ही, क्योंकि ज़्यादा है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।